बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो शख्स हमारी तरफ दौड़ा। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को एक जोरदार झटके से आगे बढ़ा दिया। वो शख्स हमारी तरफ दौड़ रहा था। फासला तकरीबन 100 गज के करीब था। मैंने कार को तेजी से दाएं तरफ घुमा दिया और एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ाता चला गया। इसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। पहली गोली कार की पिछली विंडशील्ड के एक कोने में लगी और शीशे में सुराख करती हुई खिड़की से निकल गई। मैं दरख्तों में कार की रफ्तार बढ़ाता चला गया। इसके बाद 2 फायर और हुए थे, लेकिन कोई गोली हमारी कार तक नहीं पहुंच सकी थी। कार दरख्तों से निकलकर सड़क पर आ गई। मैंने इसे बाएं तरफ घुमा दिया और इसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। आधे घंटे बाद हमारी कार शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। रात के 11:30 बजे थे। सड़क पर सन्नाटा था। इस वक्त इस सड़क पर ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये पुख्ता सड़क थी। मैं तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता रहा। हमने इस आश्रम या राधन बदमाश के अड्डे पर 4 आदमियों को मौत के घाट उतारा था। 5वीं लाश सोनिया की थी। राधन और इसके गुर्गे बदमाश थे। शहर वालों की जिंदगियों के लिए अजाब बने हुए थे। अमनो अमान के लिए मुस्तकिल खतरा थे। इनकी मौत से शहर वालों को कुछ अरसे के लिए सुकून जरूर मिलेगा, मगर इनका कत्ल बहरहाल जुर्म था। किसी आम आदमी को इनके जुराइम की सजा देने का कोई हक नहीं था। किसी मुजरिम को सजा देना सिर्फ कानून का काम था, लेकिन इस मुल्क में कानून कितना बेबस था वो मैं देख चुका था। जयपुर में रूपमती के साथ क्या कुछ नहीं हुआ था। इसने कानून का सहारा लेने की कोशिश की थी, लेकिन कानून को तो इन लोगों ने खरीद लिया था जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। और आज दिन में क्या हुआ था, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में शोभा और सोनिया को अगवा कर लिया गया था। वहाँ से सिर्फ 100 गज के फासले पर पुलिस स्टेशन था। लोगों ने थाने जाकर इस वारदात की इतला भी दे दी। फायरिंग की आवाजें थाने तक भी सुनी गई थी, लेकिन कानून के मुहाफिजों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। मैं 2 घंटे अस्पताल में बेहोश पड़ा रहा था, लेकिन कानून के किसी मुहाफिज ने आकर मेरी खबर नहीं ली थी। बाद में भी किसी ने मुझसे ये पूछने की कोशिश नहीं की थी कि सोनिया और शोभा को अगवा करने वाले कौन लोग थे। कोई बड़ा जुर्म कानून के रखवालों के तावन के बगैर नहीं हो सकता। देशमुख ने भी ये वारदात करने से पहले कानून की आंखों पर पट्टी बांध दी थी और मुहाफिजों के हाथ दौलत की जंजीर से बांध दिए थे। मैंने खुद इन लोगों का सुराग लगाया था। मैं अगर पुलिस के पास जाता तो भी राधन और इसके आदमियों का कुछ न बिगड़ता। वो बदमाश आदमी था, ताकतवर था। पुलिस वाले भी इसकी ताकत से खाइफ थे। अगर ऐसा ना होता तो वो गेस्ट हाउसेज वालों से भत्ता क्यों वसूल करता? लोगों के दिलों में इसका खौफ क्यों होता? कानून के मुहाफिज इसके जुराइम से पर्दापोशी क्यों करते? अगर कानून के ये रखवाले फर्ज शनास और ईमानदार होते तो राधन बदमाश क्यों बनता? जुराइम क्यों होते? राधन और इसके गुर्गे मारे गए। 2 शरीफ औरतों को बड़े बाजार से अगवा कर लिया गया था तो कानून के मुहाफिजों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी थी। अब राधन जैसा बदमाश और इसके गुर्गे मारे गए थे तो शहर में क्यामत मच जाएगी। पुलिस का हर फर्द कातिलों की तलाश में इधर उधर दौड़ता हुआ नजर आएगा। मुमकिन है वो शहर से बाहर जाने वाले रास्तों पर भी तवज्जो दें। इसीलिए मैं जल्द से जल्द शहर से दूर निकल जाना चाहता था। बिमला अपनी सीट पर खामोश बैठी थी। इसने एक हाथ से अपना बायां पैर दबा रखा था और इसके चेहरे पर करब के आसार नुमायां थे। मैंने सिर्फ 1-2 मरतबा इसकी तरफ देखा था, लेकिन बात नहीं की थी। मेरे सीने में हलचल सी मची हुई थी और दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे। सोनिया की दर्दनाक मौत ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया था। मेरे पुराने साथी एक एक करके मुझे छोड़ गए थे। थाई, जानकी और अब सोनिया। मुझे लगता था जैसे मेरे बदन का एक और हिस्सा मुझसे अलग हो गया हो। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियां और घने जंगल थे। कार के हेडलैंप्स की रोशनी ने तारीकी में एक सुरंग सी बना दी थी और लगता था जैसे हम एक तवील और खत्म न होने वाली सुरंग में सफर कर रहे हों। तकरीबन 1 घंटे बाद हम रोर की नामी एक बस्ती में पहुंच गए। यहाँ से एक सड़क सहारनपुर, अंबाला, चंडीगढ़ और पंजाब की तरफ चली गई थी, जबकि दूसरी सड़क नगीना, खासपुर और रामपुर से होती हुई बरेली और लखनऊ वगैरह की तरफ जाती थी। इस वक्त 12:30 बज रहे थे। बस्ती सन्नाटे और तारीकी में डूबी हुई थी। मैंने कार की रफ्तार कम कर दी थी। बस्ती के 1-2 आवारा कुत्ते भौंकते हुए हमारी कार के पीछे लग गए थे, लेकिन मैंने इनकी परवाह नहीं की। कुत्तों का तो काम ही राहगीरों पर भौंकना होता है। मैं हल्की रफ्तार से कार ड्राइव करते हुए मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देख रहा था। एक जैली सड़क पर रोशनी देखकर मैंने कार इस तरफ मोड़ दी और मुझे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इस तरफ एक बनिए की दुकान खुली हुई थी। मैंने दुकान के सामने कार रोक ली। दुकान में 2 आदमी बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे। इनमें से
एक तो दुकानदार था और दूसरा इसका दोस्त। मैं कार से उतरकर दुकान में दाखिल हो गया और प्रणाम करके इधर उधर देखने लगा। दरवाजा अगरचे छोटा था मगर अंदर से दुकान बहुत बड़ी थी और बकौल शख्स से यहाँ सुई से लेकर हाथी तक मिल सकता था। एक तरफ शेल्फ पर एलोपैथिक अद्वियात भी सजी हुई थी। क्या चाहिए महाराज, किस चीज की तलाश है आपको? दुकान वाले ने पूछा। वो दरअसल मेरी पत्नी के पैर में मोच आ गई है, इसके लिए कोई मरहम वगैरह हो तो। मैं कहते हुए एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। मरहम तो मिल जाएगा पर मोच आई है या चोट लगी है? इसने पूछा। पैर रपट गया था और नारायण। दुकानदार ने मेरी बात काटकर अपने साथी को मुखातिब किया। बिटिया को देख ले, वो सामने मोटर में बैठी है और ये मरहम ले जा, लगाकर पट्टी बांध देना। इसने एक डिबिया नारायण की तरफ बढ़ा दी, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, नारायण रामपुर में पहलवानी किया करता था, अब तो सब छोड़ दिया, अरसे से यहाँ रह रहा है। नारायण के साथ मैं भी दुकान से बाहर आ गया। मैंने पैसेंजर सीट का दरवाजा खोल दिया और बिमला को इशारा किया। वो सीट पर पहलू बदल कर बैठ गई। नारायण दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ गया और बिमला का पैर टटोल कर देखने लगा। इसने पैर को एक दो हल्के हल्के झटके भी दिए। बिमला सिसकारियां भरकर रह गई। मोच नहीं आई, हल्का सा झटका लगा है, मैं मालिश कर देता हूँ, ठीक हो जाएगा, नारायण ने कहा और मरहम से पैर की मालिश करने लगा। बिमला निचला होंठ दांतों में दबाए तकलीफ जब्त करने की कोशिश करती रही। नारायण ने मालिश करके अपने कंधे पर पड़ा हुआ पटका उतारा और इसे फाड़ कर पैर पर पट्टी बांध दी। सुबह इस मरहम से फिर मालिश कर लेना बिटिया, ठीक हो जाएगी, इसने कहा। बिमला ने डिबिया इसे ले ली और सीधी होकर बैठ गई। मैं नारायण के साथ दुकान में आ गया और एक बार फिर इधर उधर देखने लगा। एक तरफ मुझे कंबल भी तय दर तय रखे हुए नजर आए। ये आर्मी के नीलामशुदा कंबल थे। मैंने 2 कंबल ले लिए। दुकानदार ने कंबलों के पैसे तो ले लिए लेकिन मरहम के पैसे नहीं लिए। मुझे खुशी हुई कि ऐसे हमदर्द और नेक लोग भी मौजूद हैं जिन्हें अजनबियों से भी हमदर्दी होती है। श्रीमान जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आधी रात को इतना लंबा सफर? हम रामपुर से आ रहे हैं। मैंने कहा, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई जिस वजह से देर हो गई। हमें बहरहाल सुबह से पहले पहले हरिद्वार पहुंचना है, इसलिए रात में भी सफर जारी रखे हुए हैं। लेकिन आप लोग इस वक्त दुकान क्यों खोले बैठे हैं जबकि बस्ती के सब लोग गहरी नींद सो रहे हैं? रामपुर से आने वाली ट्रेन भी आज 4 घंटे लेट हो गई है, दुकानदार ने जवाब दिया। और फिर इसकी बातों से पता चला कि रोरकी एक छोटा सा रेलवे जंक्शन है। 8 बजे रामपुर से चंडीगढ़ जाने वाली ट्रेन यहाँ से गुजरती है। इसकी बहन और बहनोई इस ट्रेन से आने वाले हैं। इसका घर भी दुकान के पीछे है, इसलिए वो दुकान खोले बैठे हैं। इसके कहने के मुताबिक रेलवे स्टेशन वहाँ से तकरीबन 1 फरलांग आगे थे। इस तरफ बाज दुकानें और एक आध होटल जरूर खुला होगा। मैंने बातों ही बातों में इनसे ये भी मालूम कर लिया कि अल्मोड़ा जाने के 2 रास्ते हैं। एक तो नगीना शहर से पक्की सड़क है जो रामनगर शहर तक चली गई है। इससे आते अल्मोड़ा जाने वाली सड़क अभी जेरे तमीर है लेकिन ज्यादा ट्रैफिक इस तरफ से जाता है। दूसरा रास्ता इस बस्ती से अल्मोड़ा की तरफ जाता है। ये सड़क कहीं पक्की है और कहीं कच्ची, लेकिन घने जंगलों की वजह से ये रास्ता खतरनाक समझा जाता है। इन जंगलों में खूंखार दरिंदे बकसरत पाए जाते हैं, इसीलिए लोग दिन के वक्त भी इस तरफ सफर करते हुए डरते हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करके कार में वापस आ गया और इंजन स्टार्ट करके कार को रिवर्स में लेता हुआ सड़क पर ले आया और इसे इस तरफ मोड़ दिया जिस तरफ से हम आए थे। अल्मोड़ा की तरफ जाने वाला रास्ता हम पीछे छोड़ आए थे। मैंने इन लोगों से झूठ कहा था कि हम रामपुर से आए थे और हरिद्वार जा रहे हैं। इसकी वजह यह थी कि अगर किसी वक्त यहाँ से हमारे बारे में पूछा जाए तो हमारा सुराग न लगाया जा सके। और वैसे भी अब हम हरिद्वार की तरफ ही जा रहे थे। इस सड़क पर तकरीबन 1 मील आगे जाकर मैंने कार दाएं तरफ मोड़ दी। ये सड़क अगरचे पुख्ता थी लेकिन ज्यादा कशादा नहीं थी। चंद मील का फासला तय करने के बाद ही घना जंगल शुरू हो गया। इसके साथ ही सर्दी भी बढ़ गई थी। मैंने कार में बैठते हुए दोनों कंबल बमला के हवाले कर दिए थे। इसने एक कंबल अपने ऊपर लपेट लिया था और दूसरा गोद में रखा हुआ था। आज दिन में देशमुख और इसके साथियों ने ऋषिकेश में मेरी अच्छी खासी धुनाई की थी। फिर तवील सफर और आश्रम में राधन और इसके आदमियों से मारपीट। इस वक्त मेरे जिस्म का जोड़ जोड़ दुख रहा था। सर्दी की वजह से चोटों में तकलीफ शुरू हो गई थी लेकिन मैं अपनी कुव्वत इरादी के बलबूते पर अपने आप को संभाले हुए था। मुझे सीट पर बार बार पहलू बदलते देखकर बिमला ने दूसरा कंबल खोलकर मेरे ऊपर डाल दिया। इसके साथ ही ये मशवरा भी दिया था कि अगर रास्ते में कोई बस्ती आए तो हम 1-2 घंटे वहाँ रुक कर आराम कर लें, लेकिन मैंने इस वक्त तक आराम न करने की कसम खाई थी जब तक देशमुख की गर्दन न मरोड़ दूं। हम इस जंगल में मीलों दूर आ चुके थे। अचानक
अचानक कार का इंजन हचकोले खाने लगा। मैं गियर बदल बदल कर इसे संभालने की कोशिश करता रहा मगर कामयाब ना हो सका। कार की रफ्तार बतदरीज कम होती चली गई और बिल आखिर वो रुक गई। इस कमबख्त को भी यही खराब होना था। मैं दोनों हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बुड़बुड़ाया, पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया? बिमला ने कहा। बिमला की बात सुनते ही मैं उछल पड़ा और मेरी नजरें बेइख्तियार डैशबोर्ड की तरफ उठ गईं। फ्यूल बताने वाली सुई 0 पर रुकी हुई थी। हम जब ऋषिकेश से रवाना हुए थे तो रोशन लाल ने कार मेरे हवाले करते हुए बताया था कि इसने टैंक फुल करवा दिया है। टैंक में कितने गैलन पेट्रोल आता था इसका मुझे कोई इल्म नहीं था, लेकिन हम शाम 6 बजे से सफर कर रहे थे ऋषिकेश से हरिद्वार, वहां से रोरकी और रोरकी से इस जंगल में कम बेश 50 मील का फासला तय कर हो चुका था। पेट्रोल को खत्म होना ही था। रास्ते में मुझे कहीं भी ख्याल नहीं आया था कि पेट्रोल खत्म भी हो सकता है। हरिद्वार में राधन को तलाश करने से पहले पेट्रोल डलवाया जा सकता था। बहरहाल ये हमारी खुशकिस्मती थी कि कार की डिक्की में 5 गैलन वाले 3 कैन रखे हुए थे। मैंने अपने कंधों पर से कंबल हटा दिया और अग्निशन में से की रिंग निकाल कर नीचे उतर आया। कार का दरवाजा खोलते ही यख हवा का झोंका मेरे जिस्म से टकराया था और एक लम्हे को मैं कपकपा कर रह गया था। जंगल बहुत गुंजान था। सड़क के किनारे तक खुद रो पौधे और झाड़ियां फैली हुई थी। ऊपर दरख्तों की शाखें इस तरह आपस में मिली हुई थी कि आसमान पर चमकते हुए सितारे भी नजर नहीं आ रहे थे। मेरा ख्याल है कि यहाँ तो दिन के वक्त धूप भी जमीन तक नहीं पहुँचती होगी। हर तरफ गहरी तारीकी तारी थी। हशरात और अर्द की आवाजें इस तारीकी में बड़ा खौफनाक तासर दे रही थी। अचानक ही मुझे रोरकी के इस बूढ़े दुकानदार की बात याद आ गई। इसने बताया था कि इस जंगल में खौफनाक दरिंदे बकसरत पाए जाते हैं और लोग इन दरिंदों के खौफ से दिन के वक्त भी सफर करते हुए डरते हैं। और ये तो रात का आखिरी पहर था। दरिंदों के खौफ से मैं एक बार फिर कांप कर रह गया। मैंने डिक्की खोलकर पहले पेट्रोल का एक कैन निकाला और टैंकी का ढकना खोलकर इसमें पेट्रोल उंडेल रहा था कि पत्तों और झाड़ियों की खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर उछल पड़ा। इसके साथ ही एक बारीक सी सीटी की तरह की चीख मेरी समाज से टकराई थी। पेट्रोल का कैन मेरे हाथ से गिरते गिरते बचा। जिस्म के मसाम पसीना उगलने लगे। 2 जानवर गाड़ी के सामने हेडलैंप्स की रोशनी में सड़क के एक तरफ से दौड़ते हुए दूसरी तरफ तारीक झाड़ियों में गायब हो गए। एक दूसरे के पीछे दौड़ने वाले वो जानवर जंगली बिल्ली या लोमड़ी से ज्यादा बड़े नहीं थे। बारी बारी तीनों कैन का पेट्रोल टैंक में उंडेला। आखिरी कैन सड़क पर ही फेंक दिया। टैंकी का ढकना बंद किया और डिक्की का ढकना गिराकर बंद कर लिया। क्या हुआ? बिमला ने मेरी तरफ देखा। शायद तुम इन जानवरों से डर गए हो। हाँ, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। ये तो बेजरर जानवर थे, इनकी जगह दरिंदे भी हो सकते थे। तो क्या हुआ? तुम तो बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो। हाँ, मैं बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मगर अफसोस तो इस बात का है कि जंगली दरिंदे मार्शल आर्ट नहीं जानते। बहरहाल तुम्हारा पैर कैसा है? इस मरहम की मालिश से तकलीफ हैरत अंगेज तौर पर कम हो गई है। अब तो मैं कंबल के अंदर पैर को आहिस्ता आहिस्ता हरकत भी दे रही हूँ। ज्यादा हरकत मत देना, बस इसी तरह कंबल लपेट कर आराम से बैठी रहो, बल्कि बेहतर है तुम सो जाओ। मैंने इंजन स्टार्ट करते हुए कहा। गाड़ी को आगे बढ़ाने से पहले मैंने भी अपने कंधों पर कंबल डाल लिया था। अच्छा ही हुआ था कि इस दुकान पर मुझे ये कंबल नजर आ गए थे। बसूरत दीगर सर्दी में सफर करना मुश्किल हो जाता। इस खतरनाक और तारीक जंगल में हमारा सफर जारी रहा। कई मरतबा बाज जानवरों को कार के हेडलैंप्स की रोशनी में सड़क पर या इसके आसपास देखा था, लेकिन हमें कोई नाखुशगवार हादसा पेश नहीं आया। सुबह 5 बजे के करीब हम एक बस्ती में पहुंच गए। ये बस्ती सड़क के दाएं तरफ कदरे हटकर थी, जबकि दूसरी तरफ तकरीबन 50 गज खुली जगह थी और इससे आगे ढलान पर धान के खेत थे, जिनके परली तरफ ताहद्दे निगाह घना जंगल फैला हुआ था। बस्ती में एक आध ही कच्चा मकान दिखाई दे रहा था, जबकि बाकी सब झोंपड़े थे। घास फूस और दरख्तों की शाखों से बने हुए गोल झोंपड़े, जिसे बड़े बड़े प्याले औंधे रखे हों। ऊपर वस्त में 1-1 फुट तक बांसों की खिचियां निकली हुई थी। हर झोंपड़े के गिर्द खुश्क झाड़ियों और दरख्तों की मोटी मोटी शाखों से बाढ़ लगी हुई थी। हमारी कार जैसे ही बस्ती की हदूद में दाखिल हुई, 2 कुत्तों ने भौंकते हुए हमारा ताक़ब शुरू कर दिया। मैंने कार की रफ्तार पहले ही कम कर दी थी। बस्ती में सड़क की तरफ 2 झोंपड़ियों में शायद दुकानें बनी हुई थी और दोनों झोंपड़ियों के ऊपर को कोका कोला के बोर्ड लगे हुए थे। इन्हीं से मैंने ये अंदाजा लगाया था कि ये दुकानें या ढाबे हैं। दोनों दुकानें खुली हुई थी। मैंने एक ढाबे के सामने कार रोक ली। कुत्ते भी हमारे पीछे रुक गए। कुछ देर भौंकते रहे और फिर वापस चले गए। ढाबे का मालिक एक उधेड़ उम्र आदमी था। इसने अभी अभी दुकान खोल ली थी और अपनी चीजें दुरुस्त कर रहा था। मैं कार का दरवाजा खोलकर नीचे
नीचे उतर आया। चाय मिलेगी काका? मैंने आगे बढ़कर पूछा। जरूर मिलेगी महाराज, पर 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, इसने जवाब दिया। ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं, 2 चाय बना दो, मैंने कहा। बिमला भी नीचे उतर आई और हम ढाबे के आसपास टहलने लगे। मैंने बिमला को सहारा देकर रखा था और वो अपने मजरूब पैर पर हल्का सा दबाव डालकर चल रही थी। ढाबे के मालिक ने 2 फोल्डिंग कुर्सियां निकाल कर रख दी। हम दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। चाय तैयार होने में 10 के बजाय 20 मिनट लगे थे। दुकानदार को ये जानकर बड़ी हैरत हुई थी कि हम रात में रोरकी की तरफ से सफर करते हुए आए हैं। इस इलाके में रात को कोई सफर नहीं करता महाराज, इसने बताया। इस जंगल में शेर और चीते बकसरत पाए जाते हैं। लोग तो दिन के वक्त भी इस तरफ सफर करते हुए डरते हैं। और फिर बातों ही बातों में इसने बताया कि यहाँ से चंद मील आगे रानीखेत नाम का हिल स्टेशन है। एक बस सुबह 6 बजे रानीखेत से रोरकी के लिए रवाना होती है, जो 6:45 बजे के करीब यहाँ पहुँचती है। बस के आने से पहले इसे अपनी दुकान तैयार करनी पड़ती है। इसकी बातों से हमारी मालूमात में खासा इजाफा हुआ। ये वादी कमाओं का इलाका था जो हजारों मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। दुनिया के खूबसूरत और खतरनाक तरीन जंगलात इस खित्ते में पाए जाते हैं। इन जंगलों में दूसरे दरिंदों के अलावा शेर और चीते भी बकसरत पाए जाते हैं। ये चीते और शेर आए दिन इन जंगलों में आबाद इंसानी बस्तियों में तबाही फैलाते रहते हैं। जब किसी शेर या चीते के मुंह को इंसानी खून लग जाता है तो सैकड़ों मुरब्बा मील तक इंसानी बस्तियों में खौफो हरास फैल जाता है। इसी वादी कमाओं में नैनीताल, मैसूरी, रानीखेत और अल्मोड़ा जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन भी हैं, जहां गर्मियों के मौसम में हजारों की तादाद में सयाह सैरो तफरी के लिए आते हैं। इस बस्ती से रानीखेत तक पुख्ता सड़क थी। दिन की रोशनी में जंगल से आए हुए पहाड़ी रास्तों पर सफर करते हुए वाकई मजा आ गया। हिमालय की तराइयों में तकरीबन 8000 फुट की बुलंदी पर वाक़या रानीखेत ऋषिकेश से ज्यादा बड़ा नहीं था। ऊंची नीची सड़कें, बिखरी हुई पुख्ता और लकड़ी के तख्तों से बनी हुई इमारतें, 1-2 मुख्तसर शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेस। सबसे ज्यादा बारौनक जगह लारी अड्डा था, जिसके अतराफ में शॉपिंग सेंटर्स भी थे। मैंने एक रेस्टोरेंट के सामने कार रोक ली और हम दोनों उतरकर रेस्टोरेंट में आ गए। मौसम में खनकी थी, अगरचे धूप चढ़ आई थी, मगर ज्यादा रौनक नहीं थी। ऐसी जगहों पर तो लोग आराम से सोकर उठते हैं और 9 बजे के बाद ही बाजारों में रौनक नजर आने लगती है। नाश्ते के बाद हमने तकरीबन 1 घंटे तक इसी रेस्टोरेंट में बैठकर आराम किया। रात भर के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। बिमला भी अगरचे रास्ते में ऊँघती रही थी, लेकिन थकन इसके चेहरे से भी जाहिर थी। एक पेट्रोल पंप से मैंने न सिर्फ कार की टैंकी फुल करवाई, बल्कि दोनों खाली कैन भी भरवा कर डिग्गी में रख लिए। अब मुझे अफसोस हो रहा था कि मैंने तीसरा कैन जंगल में क्यों फेंक दिया था। इस पेट्रोल पंप से मालूम हो गया कि अल्मोड़ा वहाँ से तकरीबन 2 घंटों की मुसाफत पर है और सड़क पुख्ता है। रास्ते में लबे सड़क कुछ बस्तियां भी हैं, जहाँ से हमें जरूरत की चीजें मिल सकती हैं। पेट्रोल पंप से निकलकर बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता हुआ मैं अल्मोड़ा की तरफ जाने वाली शाहराह पर आ गया और रफ्तार बढ़ा दी। इस सड़क पर कोई माहिर ड्राइवर ही गाड़ी चला सकता था। मैं रूपमती का शुक्रगुजार था कि इसने जयपुर में मुझे ड्राइविंग सिखा दी थी। अगर मैंने इसकी बात न मानी होती तो इस वक्त मैं देशमुख के ताक़ब में यहाँ तक नहीं आ सकता था। सड़क पर बाज़ जगह अमूदी चट्टानें और दूसरी तरफ सैकड़ों फुट गहरे खड्ड थे। मोड़ ऐसे खतरनाक कि जरा सी गलती तहतुल सरा में पहुंचा सकती थी। मैं रात भर का जागा हुआ था, दिमाग में धमाके से हो रहे थे। मुसलसल सीट पर बैठे रहने से कमर तख्ते की तरह अकड़ी हुई थी। अगर हम रानीखेत के रेस्टोरेंट में घंटा भर आराम न करते तो मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता। मैं हल्की रफ्तार से और बहुत मोहतात होकर कार चला रहा था। इस तरह हमने ये फासला 2 की बजाय 2.5 घंटों में तय किया। अल्मोड़ा में दाखिल होते ही मैंने एक गेस्ट हाउस के सामने कार रोक ली। मेरा ख्याल था कि हम यहाँ चाय वगैरह पीकर ताजा दम होंगे और फिर देशमुख की तलाश में निकल खड़े होंगे, लेकिन बिमला बज़िद थी कि हमें चंद घंटे यहाँ जरूर आराम करना चाहिए। और फिर ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें एक कमरा भी मिल गया जो इसी वक्त खाली हुआ था। बिमला ने ठीक कहा था, मुझे आराम की अशद जरूरत थी। कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिरा तो फिर मुझे होश नहीं रहा। मेरी आंख सह पैर 4 बजे खुली थी। बिमला भी मेरे बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैं चंद मिनट बिस्तर पर लेटा छत को घूरता रहा, फिर उठकर बाथरूम में घुस गया। इस वक्त भी बदन का जोड़ जोड़ दुख रहा था। मैं काफी देर गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा रहा। गर्म पानी से जिस्म की टकोर हो रही थी और बड़ा सुकून मिल रहा था। मैं कपड़े पहनकर बाहर आया तो बिमला भी जाग गई थी। वो बेड पर बैठी मतवहश नजरों से इधर उधर देख रही थी। इसकी आंखें
आंखें सुर्ख हो रही थी और लगता था जैसे इसके दिमाग पर अब भी नींद का खुमार तारी हो। तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो परेशान हो गई थी। इसका लहजा भी ख्वाबीदा सा था। मैं तो यहीं था, तुम शायद कहीं और पहुंची हुई हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा पैर अब कैसा है? अब तो ठीक है, कोई तकलीफ भी नहीं हो रही। वो पैर को पकड़कर इधर उधर मोड़ने लगी। मेरा ख्याल है कोई नस चढ़ गई थी। मालिश और आराम करने से ठीक हो गया, अब बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही। अच्छा, तो अब बहुत आराम हो चुका। मैंने कहा, पानी गर्म है, तुम भी नहा लो, असलमंदी दूर हो जाएगी, फिर हम शोभा की तलाश में निकलेंगे। बिमला कुछ देर बेड पर बैठी ऐंठती रही और फिर उतरकर बाथरूम की तरफ चल पड़ी। मैं गहरी नजरों से इसकी तरफ देख रहा था। इसका पैर बिल्कुल सीधा पड़ रहा था और मेरा ख्याल है इसमें अब कोई तकलीफ भी नहीं रही थी। बिमला जैसे ही बाथरूम में घुसी, मैं कमरे के एक कोने में आलती पालती मारकर मुराकबे में चला गया। 2 दिन से मैंने अपनी योगा की मशक नहीं की थी और इस रियाजत को जारी रखने का अब फिलहाल कोई इम्कान भी नहीं था। गुरु की मौजूदगी के बगैर मैं इस रियाजत को जारी भी नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुराकबा एक मुख्तलिफ चीज थी। इसकी रियाजत तो मैं पहले भी कर चुका था। आधे घंटे के मुराकबे से मैं अपने आप को बिल्कुल हशाश बशाश और तरोताजा महसूस करने लगा। मेरे अंदर एक नई तवानाई आ गई थी। मुराकबे का यही तो कमाल है, थोड़ी सी रियाजत से इंसान के अंदर छुपी हुई तवानाइयां अंगड़ाई लेकर बेदार होने लगती हैं। बिमला तैयार हो गई थी, वो भी ताजा खिले हुए गुलाब की तरह खिली हुई लग रही थी। हम कमरे से निकलकर डाइनिंग रूम में आ गए। यहाँ खासी रौनक थी। हमें एक ऐसी मेज मिल गई जहाँ 2 औरतें पहले ही से बैठी हुई थी। उन्होंने हमारे बैठने पर कोई एतराज नहीं किया। हमने दोपहर का खाना नहीं खाया था। इस वक्त चाय के साथ बिस्किट वगैरह पर ही इत्तफाक किया गया। काउंटर पर बिल देते हुए मैं खटामल जागेश बरी मंदिर के बारे में दरियाफ्त करने लगा। इत्तफाक से हम इसी के नवाब में थे और वो मंदिर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। ज्यादा से ज्यादा 1 मील का फासला था। आधे मील तक तो गाड़ी ने हमारा साथ दिया, इससे आगे गाड़ी का रास्ता नहीं था। पहाड़ी के दामन में बहुत सी गाड़ियां खड़ी थी। हमने भी कार एक तरफ खड़ी कर दी और दूसरे लोगों के साथ पैदल चलने लगे। तंग से रास्ते से गुजरकर पहाड़ी के दूसरी तरफ खटामल जगेश्वरी मंदिर था। ये मंदिर बहुत बड़ा था और लोग दूर दूर से यात्रा के लिए यहाँ आते थे, लेकिन हमारा रुख मंदिर की तरफ नहीं था। हम मंदिर के पहलू में एक और तंग से रास्ते से गुजरते हुए पिछली तरफ आ गए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।